ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सो सर। गुड मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन जो है Z18 का है। बिफोर यू सॉल्व इट मुझे बस इतना बताओ बच्चों, क्या तुम्हें रोम्बस के बारे कुछ मालूम है? कुछ भी? Sir, in case of rhombus, the sides are equal and the हम्म। diagonals bisect at right angles. अच्छा, वन And लाइन में अगर डिफरेंस बताना हो स्क्वायर रोम्बस का तो क्या बताएंगे आप? sir, square is a special case of rhombus where each and every angle of the is 90 degrees, sir. स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। ग्रेट। तो रोम्बस और स्क्वायर में फर्क होता है, वो है एंगल 90 डिग्री। यानी स्क्वायर के सारे साइड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। मैं एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एंगल सब 90 डिग्री है। रोम्बस में एंगल 90 डिग्री नहीं है। नाउ जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर तुम ये समझ जाओगे कि रोम्बस को बनाया कैसे जाता है, आशीष, अनंत, आप लोग सब सॉल्व कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग वाले बच्चों से थोड़ा बात कर लूं। अगर आप ये बना सकेंगे, अगर आप ये रोम्बस को बनाना सीख जाएंगे तो आप रोम्बस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आप देखिए तबरेज सर एज ए स्टूडेंट कैसे रोम्बस को बनाते थे बचपन में, देखिए कैसे बनाता था मैं। सो आई विल टेक अ लाइन ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का एक लाइन लिया, उसका मिड पॉइंट ढूंढा मैंने, मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इन सच ए मैनर कि परपेंडिकुलर का मिड पॉइंट वही मिड पॉइंट। सो बेसिकली मैंने दो परपेंडिकुलर लाइंस लिए। बेसिकली मैंने दो, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं बच्चों। हाँ, तो बेसिकली मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन लिए जिसमें दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह पे मिलता है, ओ पे। ठीक है, सो ए सी एंड बी डी आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जिसका मिड पॉइंट ओ है। AC का भी मिड पॉइंट ओ है, BD का भी मिड पॉइंट ओ है। नाउ अब देखो कैसे बनेगा रोम्बस। AB को मिला दो, BC को मिला दो, CD को मिला दो और AD को मिला दो। इन चारों को जब मिलाओगे आपका रोम्बस तैयार है। करेक्ट है बच्चों? तो अगर इस मेथड को आप देख के समझोगे तो यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो AC है वो असल में पहले मैंने डायगोनल्स बनाए, वो डायगोनल नंबर 1 है, और जो BD है वो डायगोनल नंबर 2 है। जब इन दोनों चीजों को हमने बना दिया तो हमें डायगोनल का लेंथ मिल गया। ठीक है, अब डायगोनल का हाफ है BO और दूसरा डायगोनल का हाफ है OC। दोनों डायगोनल के हाफ से आप एक यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके BC निकाल सकते हो, यानी कि लेंथ ऑफ द रोम्बस। कुछ बोलना चाहते हो बच्चों? Sir, answer none of the above are right. 2, 1 and 6 are right. 2 and अच्छा, 6. यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। अच्छा, साइड दे दिया है, आर इन द रेशियो 3:4, फाइंड द Sir, एरिया ऑफ रोम्बस। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ आशीष, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो रोम्बस का मैं एक टुकड़ा निकाल दूं, आई ऑलवेज टेक रोम्बस एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल राइट एंगल ट्राइंगल्स। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आशीष, मैं गलत हूं तो बताओ मुझे। मैंने रोम्बस को कभी भी, Can you repeat, please? yes I am repeating, I always see the rhombus as the, Ashish, what you can do on the other front, you can download the Z18 paper, okay, and solve it. ठीक है, because I do not want to waste your time. So अनंत या आशीष जो भी सुन रहे हो, मैं कह रहा था कि रोम्बस को मैं 4 आइडेंटिकल राइट एंगल ट्राइंगल मानता हूं। मैं नहीं मानता हूं कि रोम्बस जो है स्क्वायर का भाई है वगैरह वगैरह। मैं मानता हूं कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो यहां पर बहुत साफ समझ में आएगा तुम्हें। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी का एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो और इसको खोल दो, जैसे हम लोग पेपर को खोलते ना, ऐसे खोल दो। ये देखो, इसका इधर रिफ्लेक्शन ले लो, ऐद देखो ले लिया, और इसका रिफ्लेक्शन ले लो पानी में, ऐद देखो ले लिया। कौन पूछ रहा था? आनंद पूछा था कि आशीष पूछा था? कौन पूछा था मेरे से भी? क्या कौन सा सर? किसने बोला रिपीट करने के लिए मुझे? आशीष, आशीष बोला था। हाँ आशीष। तो आशीष देखो, देखो आशीष, एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, उसका मिरर इमेज लो, दोनों का वाटर इमेज ले लो, तो क्या बन गया? रोम्बस बन गया। तो आफ्टर ऑल ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके 2 लेग्स हैं, इसका नाम है मान लीजिए A और इसका
लेंथ है मान लीजिए बी, ये ए और बी क्या है, पहला डायगोनल का हाफ है और ये दूसरा डायगोनल का हाफ है। बच्चों यहां से सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रोम्बस का आपको एरिया निकालना हो तो आप नोटबुक में लिखिए, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो 4 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, half into हाफ base इंटू, into height. हाफ इंटू बस बेस इंटू। आपको सिर्फ इतना समझना है स्टूडेंट्स के राइट एंगल ट्रायंगल का जो दो राइट एंगल पे जो दो लेग है उसको लेग कहते हैं। हाँ, दो साइड जो होता है ना उसको लेग कहते हैं, दो पांव। ये दो पांव जो है वो दोनों डायगोनल का हाफ हाफ है। ये बात समझ में आ गई तो आपको लेंथ निकालना भी आ जाएगा। तो ये एरिया है बेसिकली, और फॉर्मूला इसी से बना होता है, इसी से आपका फॉर्मूला बन जाता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो मुझे लगता है आपको ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए, दैट एरिया ऑफ द रोम्बस इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स बाय 2। ये फॉर्मूला अगर आपने टेक्निक सीख लिया कि रोम्बस को बनाया कैसे जाता है रियल लाइफ में, तो आप सीख जाओगे। दूसरा पहलू सेकंड एस्पेक्ट, दूसरा पहलू क्या है कि जब आपको पता चल गया कि ये डायगोनल 1 का हाफ है, आपको पता चल गया कि ये डायगोनल 2 का हाफ है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप ये निकाल सकते हो जो कि साइड ऑफ रोम्बस है। ठीक है, अभी यहां देखने में ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब एक्चुअल में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको डायगोनल का लेंथ मालूम होगा या साइड का लेंथ मालूम होगा, तो रोम्बस के साथ खिलवाड़ करने में मजा आएगा। सो बेसिकली अगर मैं आपको डराने के लिए लिखूं तो ये इक्वेशन मैं लिख पा रहा हूं। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, चलेगा ना बच्चों? यस सर। बच्चों मेरा पेस थोड़ा कम है, मैं और इसका पेस को कम करूंगा। अगर आप लोग का पेस ज्यादा है फ्रॉम द क्लास, तो आप लोग इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से और एक तरफा बनाइए। ठीक है, मुझे म्यूट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा इस क्लास को यूट्यूब में अटेंड करने वाला है, देखने वाला है, तो वो बच्चा आई डोंट नो क्या लेवल होगा। सो आई हैव टू बी वेरी आई हैव टू बी टीचिंग फ्रॉम द बेसिक्स। तो ये आपका D1/2 और D2/2 हो गया, करेक्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए डायगोनल्स का रेशियो दिया है 3:4। डायगोनल्स का रेशियो दिया है 3:4 यानी कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि डायगोनल्स आर 3x एंड 4x। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बताया कि एक रोम्बस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको पता चल चुका है कि ये 3x/2 है और ये 4x/2 है, करेक्ट है। हाफ ऑफ द डायगोनल्स, इधर आपका साइड जो है 15 दे चुका है। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्लास 9-10 में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा और क्लास 7-8 में हमने रोम्बस को समझा। इसलिए लोग कहते हैं कि क्वांट का एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट हो, क्वेश्चन स्कूल लेवल का रहेगा। क्वांट का क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, जो कॉन्सेप्ट है स्कूल लेवल पे जाएगा। तो आप देखिए, दो चीज अगर आपको मालूम है रोम्बस बनता कैसे है, अगर आपको मालूम है कि क्या कहते हैं कि रेशियो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, अगर आपको मालूम है हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, जो सब कुछ अप टू क्लास 10 हो चुका है, तो ज़ैट हो कैट हो कुछ भी हो हम सॉल्व कर देंगे। नाउ अप्लाई दी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वैसे इसका एक शॉर्टकट बहुत जबरदस्त मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं भी बोलूंगा नहीं। तो 3x/2 का होल स्क्वायर प्लस 4x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। मुझे लगता है 3 और 4 है, तो 3 4 5, 3 4 5 बोले तो 9 12 15, यानी कि ये राइट एंगल जो है वो 9 का है, 12 का है और ये 15 का है। सो 3x/2 वुड कम एज 9। ओके, तो x की वैल्यू शायद 6 आएगी, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी। आप 6 ले लेना, 6 लेने पर आपका जो है एक साइड 9 आ जाएगा और एक साइड आपका 12 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ। नाउ एरिया निकालने के लिए फिर से वही टेक्निक, 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। So 4 into half into 9 into 12, 216 आ रहा है।
216 स्क्वायर सेंटीमीटर। करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. 216. ठीक है। अगर तुम लोग YouTube पे लाइव सेशन करते हैं, YouTube पे लाइव सेशन, तो हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू सच क्लासेस विद लाइव सेशन, तो हम वी कैन ऐड मोर वैल्यू टू इट। यस, द आंसर इज 216। नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुमसे बन गया होगा। Sir, 50%. ठीक है, Successive discount, sir. मतलब ठीक है। successive percentage change. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। अगर आप YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया रोम्बस वाला, उसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। ठीक है, ये वाला जो मेथड अभी क्वेश्चन सामने है, इसको आप ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। अगर आप जूम पे देख रहे हैं तब भी आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे क्लास में हैं वो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज P. A shopkeeper raises its price by X%, offers a discount of Y%. The discounted price again becomes P. Okay. अच्छा, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कैट में आया है। If Y is difference between X and Y, then find X. If Y is difference between X and Y, find X. आपका आंसर 50% आ रहा है बेटा। Sir. Sorry. 100, sir. Y 50, X 100, sir. ओके, तो ये पहले बच्चों समझना होगा कि ऐसा कब होता है कि आपने किसी चीज का प्राइस को X% से बढ़ाया है और फिर जो नया वैल्यू आया है, ठीक है, उसको आपने Y% से डिस्काउंट दिया। द डिस्काउंटेड प्राइस अगेन बिकम्स P। ये कब होता है? बेटा तुम कह रहे हो कि ये X और Y क्या फिक्स वैल्यूज आ रहे हैं? इफ Y इज डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, देन फाइंड X। अच्छा, Y इज द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y। Yes. तब तुम्हारा आंसर सही है। मतलब मेरे दिमाग में कुछ और चल, तो मैं बच्चों कुछ कहानी सुनाता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले एक चीज आप सीखिए जो क्वांटिका में बच्चे सीखते हैं पहले, सबसे पहले क्लास में, कि अगर किसी चीज को आप 10% से बढ़ाएंगे ना बच्चों, तो उसको वापस लाने के लिए आपका डिक्रीमेंट जो है वो 10% का नहीं होगा। इस बात को मैं फिर से बोलता हूं, इफ एनीथिंग इज इंक्रीज बाय 10%, इट शुड नॉट बी डिक्रीज बाय 10% टू रीगेन द वैल्यू। क्योंकि ये ज़्यादा क्लास है तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं। तो 10% से आपने बढ़ाया, अब जो आप डिक्रीज करेंगे ये 10% का नहीं होगा। तो क्या होगा? ये डिक्रीज जो होगा इस बारी 9.09% का होगा। तब जाके आप वापस से पी पाएंगे। पी पाएंगे मतलब पीना नहीं है, ये पी, ये जो वैल्यू पी है वो आएगी। सो लेट मी रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड। और आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या फास्ट करके, आपकी मर्जी। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी चीज को आप अगर 10% से बढ़ाएंगे तो डिक्रीज 9.09% का करके आप वहां पे पहुंचेंगे वापस से। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 10 से ना बढ़ाऊं, अगर मैं 20 से बढ़ाऊं तो डिक्रीज करना पड़ेगा 16.66 से। अगर मैं 20 से ना बढ़ाऊं, अगर यहां पे 25 से बढ़ाऊं तो आपको डिक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पे 20% से। आप देख लो, आप आ जाओ, आप देख लो, आप एक वैल्यू लो 400, इसको आप 25% से बढ़ाओ। 25% का मतलब है 1/4। 1/4 ऑफ 400 है 100। सो व्हेन यू इंक्रीज दिस बाय 25%, आपको जो है 100 ज्यादा मिला, आपको 500 मिला। नाउ इसको आप डिक्रीज करोगे बाय हाउ मच परसेंटेज टू रीगेन द वैल्यू 400। नाउ द डिक्रीज मस्ट नॉट बी 25%, द डिक्रीज मस्ट बी ऑफ 20%। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको 100 से माइनस करना पड़ेगा और वो 100 जो है 500 का 20% है। बात समझ आई बच्चों? तो इसके ऊपर अरुण शर्मा के बुक में एक टेबल बनाया हुआ है, उसका नाम है PCG टेबल, परसेंटेज चेंज ग्राफ। तबरेज सर ने एक फॉर्मूला डिवाइस किया था बचपन में, उसका नाम है कि अगर कोई चीज 1/n से डिक्रीज इंक्रीज कर रही है तो उसको 1/n+1 से डिक्रीज करना चाहिए।
तो ये मैंने बचपन में फॉर्मूला बनाया था। तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है कि 25% का इंक्रीज जो है 25% इज इक्विवेलेंट टू 1/4। तो 1/4 से अगर इंक्रीज करोगे तो 1/5 से डिक्रीज करना पड़ेगा, विच इज 20%। इस पे हम लोग आज बात नहीं कर सकते हैं आज के वीडियो में, क्योंकि हम लोग Z का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, Z की कुछ औकात होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली एक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भैया आपने प्राइस को X% से बढ़ाया और Y% से आपने डिस्काउंट दिया, तो सक्सेसिवली क्या होगा। तो एक वन लाइन मेथड क्या होगा, वन लाइन मेथड ये होगा कि X% का जो इंक्रीज है और फिर जो Y% का डिक्रीज है, बच्चों तुम लोग नाम सुने थे A + B + AB / 100 का बचपन में। ये देखिए, ये आपको थोड़ा देख के डर लगेगा, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, X% का इंक्रीज और Y% का डिक्रीज के बाद नो चेंज हो रहा है, नो चेंज, यानी चेंज नहीं हुआ कुछ भी, तो दैट इज इक्वल टू 0 किया मैंने, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, आप X की जगह बिठाइए 25 और Y की जगह 20, आप देखेंगे 0 सेटिस्फाई करेगा। ऐसे में ढेर सारे वैल्यूज बता सकता हूं X और Y की। तुमने कौन सा मेथड फॉलो किया था? सर यही वाला। यही किया था, अच्छा। जी सर। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर कहता है y इज द डिफरेंस ऑफ x एंड y, ठीक है। तो हर हालत में जो है ना x y से बड़ा है, यहाँ दिखाई भी दे रहा है। तो दिस x - y इज इक्वल टू y कहा है, जो कि इक्वेशन आपका 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करोगे तो x y by 100 इज इक्वल टू y आ रहा है, y y कैंसिल, आपका x जो है वो 100 मिल जाएगा, ठीक है, 100%। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ बच्चों, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, जिसने भी इसे सॉल्व किया इसका एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। यहाँ पर सारे वैल्यूज दे रखे हैं, आपसे x पूछा था, करेक्ट है। अगर x की वैल्यू 20 है तो मैं बोलता हूं y की वैल्यू 16.66 होगी। अगर आपको तबरे सर को फॉर्मूला पता है तो 1/20 क्या होता है, तुम भी समझ लो, 20 क्या होता है 1/5। तो 1/5 से इंक्रीज करे तो उसको 1/6 से डिक्रीज करो, काई को मोरा सैया साइको, मजाक कर रहा हूं। x से कोई चीज इंक्रीज करता है उसको y से डिक्रीज करके हम लोग वापस वही वैल्यू चाहते हैं, तो यही x और y का वैल्यू होगा अगर ऑप्शन 1 सही है तो। दूसरे ऑप्शन में 25 लिखा है, किसी चीज को 25 से इंक्रीज कर रहे हो तो 20 से डिक्रीज करो टू रीगेन दी वैल्यू। ऑप्शन थर्ड में 50 लिखा है, 50 बोले तो 1/2 1/3 33, तो 33 से डिक्रीज करो टू रीगेन दी वैल्यू। और ऑप्शन 4 में 100 लिखा है, अगर किसी चीज को 100 से इंक्रीज करो तो 50 से डिक्रीज करो टू रीगेन दी वैल्यू। नाउ इन ऑल दी ऑप्शंस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। हर ऑप्शन में x और y का डिफरेंस देखो, तकरीबन यहाँ 3.33, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 16.66 और यहाँ पे 50%। ये x और y का डिफरेंस है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें x y का डिफरेंस इक्वल टू y है? ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, सो आंसर 4। बोलो आशीष आनंद, क्या ये मेथड हेल्प करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रतीक्षा, क्या ये मेथड हेल्प करेगा बेटा? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये क्या तुम चाहते हो ये टेबल को याद किया जाए जेड के लिए? आजकल अरिथमेटिक पे फोकस कर दिया है कैट और जेड, अरिथमेटिक पे फोकस कर दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसको आप लोग याद रखो, तबरे सर को याद है। जैसे मैं तुम्हें एक लूप बना के देता हूं, आई विल टेक योर 2 minutes टाइम, आई नो योर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट गाइस प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। एक लूप तुम्हें बना के देता हूं कि जब 1 से कोई चीज बढ़ करके 2 हो जाए, जब 1 से कोई चीज बढ़ करके 2 हो जाए तो ये 100% का इंक्रीज है। ऐसे लूप बनाना स्टूडेंट्स, बच्चों, ऐसे लूप बना के घर में रखो। 1 से 2 गया तो 100%, 2 से 3 गया तो कितना परसेंट का इंक्रीज होगा? गाइस प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट, बी वोकल, बी एक्टिव इन दिस सेशन। ये वीडियो यूट्यूब में रिकॉर्ड होने वाला, अपलोड होने वाला है, वहां बहुत सारे बच्चे देखेंगे जो सवाल नहीं पूछ पाएंगे मेरे से उस वक्त। 2 से 3 कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ? 150 1.5 मतलब 150%।
रॉन्ग बेटा, 50%। अच्छा सर सर इफेक्टिव, हाँ सर 50% सर। आपने क्या आंसर किया? आपने आंसर किया 3 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 2, आपने सर वो सर आंसर किया। ठीक है, 50% का इंक्रीज है। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो। 3 से 4 का कितना परसेंट का इंक्रीज है? 1/33.33। यस। 4 से 5 वन 25%। 25%। 5 से 6 20%। 20%। 20%। तो ये लूप में चारों घर में बनाओ। 6 से 7 16.66% का। 66। ठीक है, 7 से 8 ऐसे घर में बनाओ, 12.5। 14.28% का। 8 से 9 12.5% का। ठीक है, 9 से 10 11.11% का। 10 से 11 10% का। ठीक है, ऐसे ये लूप बनाओ ऐसे, और लूप बना के इसको वापस भी ले जाओ, यानी उल्टा भी चलना होगा हमें कि 2 से 1 कितना परसेंट का डिक्रीज है। ये मैं करा था जब अपने जमाने में, तो बहुत आसान हो गया था। 2 से 1 कितना परसेंट का डिक्रीज है? 2 से 1 जो डिक्रीज है वो डिक्रीज है 50% का। ये वाला 50 यहां आ जाता है, ये वाला 50 यहां आ जाएगा। तो ये टेबल को आप बनाना। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको और डिटेल में जाननी है तो आप प्लीज यूट्यूब पे कमेंट करके लिखिए, क्योंकि इसको पढ़ लेने के बाद आपको परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आसान। अगर ये मुझे याद होता, मैं ऑप्शन देख के बना दूंगा कि 100% का इंक्रीज बोले तो 50 का डिक्रीज, बस। 100 और 50 का डिफरेंस बोले तो 50 विच इज इक्वल टू 50, आंसर इज दिस। तो मैं ऐसे सेकंड लगाऊंगा जैट में। जस्ट इमेजिन करो, जहां का एक्सएलआई कट ऑफ सिर्फ 11 क्वेश्चन जा रहा है क्वांट्स और डीआई में, सिर्फ 11 मार्क्स चाहिए हैं आपको वहां पर। ठीक है, तकरीबन आपको वक्त मिलेगा 40-45 मिनट्स का वक्त मिलेगा क्वांट्स में। यानी आप अलॉट करोगे, आपने 11 मार्क्स किया, एक्सएलआई क्लियर, खत्म, टाटा बाय बाय, गॉन। तो बच्चों, कैसा वीडियो कैसा लग रहा है, और मेरा पेस ज्यादा हो कम हो, ये आप मुझे कमेंट कर सकते हो। पहले हम लोग थोड़ा सा इजी क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर हम लोग लेंथी क्वेश्चन पे आएंगे। यस, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और टाइम लगाइए सॉल्व करने में। जैसा कि ज़ाहिर हल होता है कि प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन देना है उनको। ठीक है, उनको बड़ी मोहब्बत है प्रोबेबिलिटी से और स्टैटिस्टिक्स से। मैं तो कल एक सेट देख रहा था LRDI का, जैट का 2010 या 13 जो भी, मैं बताता हूँ बुक में देख करके। उसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को मिला करके बना दिया है एक सेट LRDI का, यानी कि DI का। सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग सेट, हम लोग कुछ दिन में सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप इस तरह के क्लासेस करने में इंटरेस्टेड है तो आपको YouTube पे जो है कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और मैं कितना डिटेल में पढ़ाऊं, आई कैन गो टू दी एनी बेसिक्स। ठीक है, द पॉइंट इज कि बेसिक में जाने पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा 1 घंटे में। ठीक है, और अगर फास्ट पढ़ाऊंगा तो 10 क्वेश्चन हो पाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ कॉइन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रैंडमली ड्रॉप्ड ऑन अ स्क्वायर फ्लोर full of square shaped tiles of radius side 10 centimeter each. What is the probability that the coin will land completely within a tile? In other words, the coin should not cross the edge of any tile. ठीक है, 3 सेंटीमीटर का कॉइन है। आई मीन टू से उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। full of square shaped tiles, full of square shaped tiles of size 10 सेंटीमीटर each। 10 सेंटीमीटर का टाइल एक है, तो 3 3 6 लगभग ये होना चाहिए आपका 10। लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन तो है इसमें, ठीक है, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाइन है, तो क्वाइन जब जमीन पे गिरेगा तो जरूरी है कि वो टाइल्स के बीच में ही गिरे? नहीं ना, वो तो किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी एज पे गिर सकता है।
तो यहां पे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द कॉइन विल लैंड कंप्लीटली विद इन अ टाइल, इन अदर वर्ड्स द कॉइन शुड नॉट क्रॉस द एज ऑफ एनी टाइल। तो ये बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से बन सकता है। तुमने कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया अनंत? तो इसमें ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बेसिकली वो क्वांट्स ही रहता है। ये क्वेश्चन बेसिकली ज्योमेट्री का है। ये तो हम सब जानते हैं कि क्वाइन को जो है टाइल के अंदर लैंड करना चाहिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे आप ये इंश्योर करोगे कि क्वाइन जो है बॉर्डर पे ना आ जाए, क्वाइन ऐसे ना आए, क्वाइन ऐसे ना आए। सोचो, जरा सा सोचो। मैं उस एक लाइन का वेट कर रहा हूं कि आप लोग में से कोई मुझे बता दे, वरना वो एक लाइन में क्वेश्चन धराशायी खत्म। सर क्या वो एक लाइन में क्वेश्चन एरिया खत्म हो ऑफ जाएगा द बच्चों, कॉइन बाय ठीक है? एरिया एक ऑफ द फ्लोट टाइल होगा? एरिया ऑफ द क्वाइन तो क्वाइन का एरिया है, एरिया ऑफ द फ्लोर टाइल तो टाइल्स का एरिया है बेटा। प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई ना। आपने क्या किया, व्हाट हैव यू डन टू मेक श्योर दैट क्वाइन लैंड्स कंप्लीटली विद इन अ टाइल? बात समझ जो तू कह रही है। अगर कोई और सवाल होता तो वहां पे भी हम लिखते एरिया ऑफ क्वाइन, एरिया ऑफ टाइल्स। बट व्हाट हैव वी डन, व्हाट शुड वी डू? हम क्या ऐसा काम करें ताकि एरिया जो है ऑफ क्वाइन लाई कंप्लीटली इनसाइड? सोचो, यानी कि उसका कुछ, ओके ठीक है, मैं हिंट देता हूं, मैं Sir, हिंट if देता we हूं। take 3 centimeter from each side, from each हाँ, edge, so that we get 4 into 4 across, like 4 यही into 4 बोल रहा हूं, square. यही मैं बोल रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं, ठीक है? समथिंग लाइक दिस। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ये क्वाइन कब बाहर निकलेगा, जब इसको एकदम बाउंड्री पे सटा कर देखो। जब इसको बाउंड्री पे रखोगे तो देखोगे इसका सेंटर यहां पर है, करेक्ट है? इधर से 3 और इधर से 3, ठीक है? इन द सिमिलर फैशन सेंटर यहां पे रहे तो इधर से 3 और इधर से 3, ये देखिए, इधर से 3, इधर से 3, यानी 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 किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु, मेरी बात पे ध्यान दीजिए आप लोग। क्या ध्यान दूं भाई? कि अंदर जो मैं एक छोटा स्क्वायर बना रहा हूं जिसका बाउंड्री ब्लैक से किया, ये स्क्वायर, तो मैंने कहा था ना एक लाइन में क्वेश्चन धरा सही हो जाएगा, एक लाइन में। क्या इस स्क्वायर का डायमेंशन बता सकते हो बच्चों? मुझे बस डायमेंशन बता दो कि ये स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ कितना है, बस सिर्फ 4 by डायमेंशन बता 4, दो। 4 by 4. 4x4 कौन बोल रहा है भाई? अनंत. आनंद बोल रहा है, वेरी गुड बेटा। और बड़ा वाला जो स्क्वायर टाइल्स है उसका डायमेंशन बता दे। 10 by 10. 10x10, वेरी गुड। यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर is the area of 100 square centimeter is the area of tile. 16 square centimeter is the area of the region where the center of circle coin should lie. अगर क्वाइन का सेंटर को तुम पकड़ करके ये ब्लैक एंड वाले जो शेडेड रीजन उसमें रखोगे तो बात बन जाएगी। अगर टाइल्स, अगर वो क्वाइन जो है जरा सा घसकेगा उसका सेंटर, तो वो बाहर चला जाएगा, ओवरलैपिंग में चला जाएगा। सो इस क्वेश्चन में आपको फोकस करना था सेंटर ऑफ द क्वाइन में। अगर सेंटर ऑफ द क्वाइन को आप छोटे वाले स्क्वायर में रखोगे तो बात बन जाएगी। इसको मैं एक बार और रिपीट कर दूं प्रतीक्षा, जल्दी से बोलो हाँ। हाँ सर। जबरदस्ती बोल रहा हूं मैं, जल्दी से बोलो हाँ। बच्चे का मन हो ना हो सब सब जल्दी से बोलो हाँ बेटा। जी सर, रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो कॉइन को मैं एकदम ले गया कोने पर, एकदम कोने पे, एज पे। तो इस तरह से अपने ब्रेन में, आप सारे बच्चे जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, अपने ब्रेन में किधर कह रहे भैया, हाँ,
अपने ब्रेन में कॉइन को यू पुश द कॉइन टू द एक्सट्रीम साइड। बार बार क्या करो, आप कॉइन को एक्सट्रीम साइड में पुश करो। ऐसे सोचो कि कॉइन यहां हो तो क्या होगा, कॉइन यहां हो तो क्या होगा, है ना। बार बार कॉइन को आप एक्सट्रीम साइड में पुश करके सोचो, कॉइन यहां हो तो क्या होगा, कॉइन वहां हो तो क्या होगा। ऐसे सोचोगे तो आप बार बार देखोगे कॉइन को आप बाहर जाने नहीं दे रहे हो। मान लो ये टाइल्स के चारों तरफ चार दीवारी बन जाए, टाइल्स के चारों तरफ चार दीवारी बन जाए, कॉइन जो है इधर साइड में उधर साइड में ज्यादा करके देख रहा है। तो जब कॉइन को चार दीवारी के बीच में तुम बांधने की कोशिश करोगे तो उस हालात में कॉइन का सेंटर कहां पे लाई करेगा, उस हालात में कॉइन का सेंटर कहां लाई करेगा भैया। सेंटर तो इसका जो है वो अपना एक जो है फॉर्मेट बनाना शुरू करेगा। सेंटर जो बोलेगा मैं इधर ही रहना चाहता हूं। तो व्हेन यू आर, आप इमेजिन करो कि एक कार्टन है, कार्टन डब्बा, उस डब्बे के अंदर आप जो है अपने हाथ की चूड़ी बैंगल्स उतार लो और डब्बे के अंदर जो है उस बैंगल को, काड़ा को, चूड़ी को, किसी भी चीज को ऐसे घुमाने की कोशिश करो। जो कार्टन रखा है, छोटा डब्बा, जैसे जिसमें शूज आते हैं, जिसमें पार्सल आता है, छोटा कार्टन ले लो, उसके अंदर आप ऐसे करके उसको घुमा के देखो। करेक्ट है। आप नोटिस करोगे उसका सेंटर जो है, उसका जो सेंटर होगा वो एक खास किस्म का एरिया कवर करेगा। तो ये है आपका बड़ा वाला टाइल्स का, और जो सेंटर है वो सिर्फ सेंटर को देखोगे तो सेंटर जो है इस स्क्वायर के बाहर नहीं जा पा रहा है। जी सर। बस ठीक है। ये वीडियो जब YouTube में आ जाएगा बच्चों, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, तुम सब इस वीडियो में आकर के बताना कि क्लास कैसा है। और ऐसी क्लासेस अगर, मैं तैयार हूँ, सारे बच्चे आ जाएं भीड़ लगा करके, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करो वे वीडियो। क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेशन चाहिए, इफ आई एम नॉट गेटिंग द मनी, आई शुड गेट समथिंग फ्रॉम योर साइड, राइट। तो ये क्वेश्चन के लिए हमें बस देखना होगा कि सेंटर शुड लाई विद इन द स्मॉलर square of dimension into 4 out of the dimension 10 into 10. So this is your answer. That 16 by 100 is your answer, which is 0.16. Okay, so this is your answer. चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। ये तो मैं बचपन से करता रहा हूँ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं बचपन से करता रहा हूँ। मैं बार बार अपने आप से बचपन में एक सवाल पूछता था, ठीक है। आप इस सवाल को गौर करें। मैं क्या पूछता था बचपन में अपने आप से कि मैंने एक लेमन को काट दिया। मैं क्विक सवाल पूछ रहा हूं, अनंत हो या जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं वो मुझे बताएं। एक लेमन लो, काट दो, 3 सेकंड में आंसर करो बच्चों, 3 सेकंड में आंसर करो। एक लेमन को काटा, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, एरिया का परसेंटेज इंक्रीज कितना। तो 25%। चलो फटाफट, 3 सेकंड पार हो गया, कुछ भी आंसर कर दो ना बच्चों, गलत आंसर कर दो, क्या जाता है। 25%। 50%. 50%. और 80%, somebody just said 80%। चलो तो हमारे पास अभी दो आंसर मौजूद हैं, ठीक है, 25% और 50%। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट हैव आई जस्ट आस्क्ड यू। जैसे ही तुम लेमन को काटते हो, ठीक है, जैसे तुम लेमन को काटते हो, कटाक कटाक ऐसे दो टुकड़ा सामने, आपने कौन सा एरिया एक्सपोज किया। लेमन के इस दो हिस्से को देखिए, लेमन के इस दो हिस्से को देखिए, आपने दो एक्स्ट्रा सर्कल ऐड किया, करेक्ट है। जब वो कटा हुआ नहीं था तब वो लेमन था, स्फेयर था, उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। आपने काट के क्या किया, दो सर्कल एक्सपोज कर दिया। तो जो लेमन का पहले वाला एरिया है वो तो इंटैक्ट है, जो लेमन का पहले वाला एरिया है वो तो अभी भी सिस्टम में मौजूद है। नया क्या किया तुमने, लेमन को काट के दो पीस में बदला है ना, ये तुमने नया किया है। ठीक है बच्चों, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द लेमन। मुंह सफाई वाला, पूछ सकते हो क्या?
बच्चों आई विल बी म्यूट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि लेमन को जब हम 2 पीस में काटते हैं, और ये क्वेश्चन एक बच्चा बचपन में ही सॉल्व कर लेता है, यानी व्हाइल डीलिंग विद द स्फीयर एरिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है, लेमन को आपने कट किया, तो आप बस इतना देखिए कि कौन से 2 सर्कल, प्रतीक्षा ये बात समझ आ गई ना, कौन से 2 सर्कल आपने एक्सपोज किया, तो जी सर। है ना 6 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया में इंक्रीज 50% का हुआ। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है? हाँ बेटा बोलो, बोलो क्या बोले थे? इसमें सॉलिड स्फीयर को 4 हिस्सों में बांटा है, पॉइंट टू बी नोटेड, आइडेंटिकल। तो कैसे काटा होगा? जैसे हम लोग अपन लोग एप्पल काटते हैं, ऊपर से देखो एप्पल को, ऊपर से देखो एप्पल को, ऊपर से ऐसे काटो, ऐसे काटो। जस्ट थिंक ऑफ द न्यू एरिया, डू नॉट थिंक ऑफ द ओल्ड एरिया, क्योंकि आपका स्फीयर पहले कितने एरिया का था? 4 पाई आर स्क्वायर का था, बाद में कितना का हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर का। तो रहेगा प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? प्लस देखना हमें प्लस क्या आ रहा है। तो जब आपने एक लेमन को ऐसे काटा था, सिर्फ 2 हिस्सों में काटा था, तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ था। उस 2 हिस्सों को लेमन काटना पड़ेगा मुझे, लेमन काटना पड़ेगा मुझे, लेमन लाओ। तो लेमन को जब तुम काटोगे तो ऐसे और ऐसे 4 पीस में तुमने लेमन काट दिया, करेक्ट है। जोड़ के सोचो कि 2 सर्कल इधर लाए हैं और 2 सर्कल इधर से लेके आए हैं। बच्चों मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं? हाँ समझा सकता हूं मैं, समझा सकता हूं मैं। लेमन को हम लोग ऊपर से देखेंगे, ये लेमन है ऊपर से, प्लान व्यू बोलते हैं। इफ यू आर एन इंजीनियर यू नो दिस इज अ प्लान व्यू, ऊपर से देखेंगे। काटो, काटा हमने, ये काटा, काट दिया। तो जस्ट इमेजिन करो आपने 2 एक्स्ट्रा सर्कल ऐड किए सिस्टम में, हाँ या ना प्रतीक्षा बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। करेक्ट है। तो लेमन जी पे सर। अभी छुरी एक ही बार चली है, लेमन चाक हो गया है, 2 एक्स्ट्रा सर्कल ऐड हुए। अगर हम दूसरी बार काटें, लेमन को अलग मत करना, ब्रेन के अंदर लेमन के पीसेस को अलग मत करना, तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। लेमन को रखो, सिर्फ छुरी से काटो, पीस को अलग मत करो, पकड़े रखो, फिर इधर से काटो। 4 पीस हो गया, तो जब इधर 2 एक्स्ट्रा सर्कल ऐड हुआ तो इधर भी 2 एक्स्ट्रा सर्कल ऐड होगा। तो मेरा दिल कहता है कि इधर एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर से इंक्रीज करेगा, यानी 100% का इंक्रीज होगा। नाउ आप लोग वीडियो को रोक करके इस बात को समझें, समझ में ना आए तो कमेंट में लिखें, समझ आ जाए तो बात को आगे बढ़ाएं। इट टेक्स 2 लीटर्स टू पेंट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। अगर इसको 4 टुकड़ों में बांटेंगे, हाउ मेनी लीटर्स विल रिक्वायर्ड? 4 पीसेस। सबको ये आंसर, आपका क्या आंसर आ रहा है? यस, आंसर इज 4 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई कि पहले 4 पाई आर स्क्वायर था स्फीयर का एरिया, जब आपने उसको काटा तो 4 पाई स्क्वायर तो पहले से मौजूद है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आया एक कट की वजह से, और सेकंड कट की वजह से 2 पाई आर स्क्वायर और आ गया। तो इधर हो गया आपका 8 पाई आर स्क्वायर, पहले था आपका 4 पाई आर स्क्वायर। रेशियो आप देखेंगे तो 1:2 को हिंदी में अगर आप बोलेंगे ठेठ बिहारी में तो आप बोलेंगे 2 गुना, 2 गुना, 2 टाइम्स इंग्लिश में बोलेंगे आप, 2 टाइम्स, राइट? प्रतीक्षा बात समझ में आई कि मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं? जी सर, समझ में आए। ठीक है। और YouTube पे जो बच्चे देख रहे हैं, अगर ये बात समझ में नहीं आई तुरंत कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दो बच्चों, ठीक है? मुझे पता नहीं चलता है कि हम किस स्पेस में पढ़ा रहे हैं और आप किस स्पेस में समझ रहे हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो नींबू काट के देखिएगी आज तुम प्रतीक्षा। चलिए इसको ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम लीजिए। ओके सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। यहां पे ये कह रहा है कि एवरी डे पर्सन वॉक्स एट कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड पे चलता है वो 30 मिनट तक, आज वो चला है 10 मिनट तक, ओके। और 5 मिनट फिर रेस्ट किया है, बाकी डिस्टेंस को फिर चला है वो 30 मिनट्स में। ये जो V2 है वो लेस देन V2 जो है वो लेस देन V1 है। ये बात तो समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि सिंपल लॉजिक लगाइए कि जिस डिस्टेंस को वो रोज 30 मिनट्स में तय कर रहा था, जिस डिस्टेंस को रोज 30 मिनट में तय कर रहा था, आज वो डिस्टेंस कितना में तय कर रहा है वो?
आज वो डिस्टेंस को 10 मिनट में पहले तय कर रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प को समझो पहले कि आप 30 मिनट जा रहे थे, आज आप जो है 10 मिनट के बाद आपने ब्रेक लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे 10 मिनट के बाद आप ब्रेक ले रहे हो। 5 मिनट आप जो वेस्ट कर रहे हो उसको आप साइड में रखो। रेस्ट करने के बाद जब आप उठे और अगर आप सेम स्पीड में चलते तो बाकी डिस्टेंस को आप ट्रेवल करते 20 मिनट्स में। प्रतीक्षा बेटा ये बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट करता हूं, कि मैं घर से निकला ऑफिस को, तो घर से ऑफिस को निकला तो 30 मिनट्स में मैं रोज पहुंच जाता हूं क्योंकि मेरी स्पीड कांस्टेंट है V1। आज क्या हुआ, 10 मिनट चला। 10 मिनट चलने के बाद जो डिस्टेंस रह गया है उसको हम कवर कर सकते थे 20 मिनट में। 10 मिनट चलने के बाद जो डिस्टेंस रह गया है उसको हम कवर कर सकते थे 20 मिनट में, लेकिन हमने कितना में कवर किया है? 30 मिनट में। सोचो, बीच का 5 मिनट जो रेस्ट है उसको साइड करो, ये 20 मिनट के बदले हमने लगाया 30 मिनट्स, यानी कि मेरा स्पीड कम हो गया है। रेशियो निकल रहा है मेरा 3:2 का। पहले के स्पीड और बाद के स्पीड का रेशियो ये है 3:2। मतलब पहले मेरी स्पीड है 3v, फिर मेरी स्पीड हो गई 2v, 2v, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। करेक्ट है? तो हम आराम से टाइम या डिस्टेंस कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइम जो है बाद में लगा है 30 मिनट्स, फिर लगा है 10 और 5, तो टोटल टाइम तो हमेशा से मालूम है कि वो 45 मिनट्स है। वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पहले 10 मिनट चला, फिर 5 मिनट का रेस्ट है और फिर 30 मिनट, तो 45 मिनट्स टोटल टाइम है। हमें देखना है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो, ये 3v के स्पीड से चलता था, है ना, तो उसको लगता था 30 मिनट। तो आपको डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा v के टर्म में, वो तो हो जाएगा। तो आपको देखना है कि 3v के हिसाब से जब आप चलेंगे 30 मिनट में, तो आपका डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस है, दिस इज योर डिस्टेंस, दिस डिवाइड बाय टोटल टाइम 45 मिनट्स, दिस इज योर एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू द, इसका रेशियो निकालना है 2v के साथ, तो 3v by 2 into 45 मिनट बोले तो 3/4 is to 2v, that is coming as 2v is to 2v which is equal to 1:1। तो आपको थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इसको और सिंपल कर दूं यूट्यूब के बच्चों के लिए, तो आपको काफी आसान लगेगा। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं और बड़े ही मैजिकल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो एक बार फिर से वो बच्चे जो सॉल्व कर चुके हैं और वो बच्चे जो सॉल्व नहीं किए हैं, दोनों ध्यान से देखो। I can solve this question with a magical method. What is that method? Method ये कह रहा है कि बताना कि ये मेथड कारगर है कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, ठीक है। देखो, एक बात को समझो, अपने दिमाग में डिस्टेंस को 3 हिस्सों में बांट लो, एकदम क्लियर। रोज जा रहा था तो ये वक्त लगाता था 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट, ये था उसका एवरीडे का शेड्यूल। आज कितना लगाया है वो? आज लगाया है 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, और बीच में यहां पे 5 मिनट का रेस्ट है इसका। चलो, सारे बच्चे जो क्लास में हैं और जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, बताओ ये बात समझ में आई? क्लास के बच्चे बताओ अभी, ये बात समझ में आई? आराम से समझो। अगर ये बात समझ गए बेटा तो कहानी खत्म हो गया, रेशियो 1:1 आ चुका है ऑलरेडी। आराम समझो कि पहले मुझे लगता था 30 मिनट ऑफिस जाने में, उसको 3 हिस्सों में बांट दे। 3 हिस्सों में बांट के सोचेगी तो 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। पहला जो हिस्सा है उसमें तो मैंने 10 मिनट लगाया, ठीक है, पहला हिस्सा मैंने 10 मिनट लगाया, ठीक है। बाकी के 2 हिस्सों में मुझे 30 मिनट्स लगे हैं, क्वेश्चन में दिया है। ये 10 मिनट्स क्वेश्चन में दिया है, ये 30 मिनट क्वेश्चन में दिया है, तो बाकी का जो 2 हिस्सा था उसमें 30 मिनट्स लगा, यानी कि हर हिस्से में 15 मिनट और 15 मिनट लगा, ये दोनों टाइम।
ठीक है, ये बात ही मेरे को समझ में आ गई। नाउ व्हाट, नाउ तुमने 5 मिनट का रेस्ट लिया, करेक्ट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहले मिनट में भी मुझे, पहले लैप में भी मुझे 15 मिनट ही लगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हाँ, कह सकते हो। तो टोटल टाइम जो तुम लेते थे रोज, टोटल टाइम जो तुम रोज लेते थे, दैट वाज 30 मिनट। आज तो जो तुमने टाइम लिया है दैट इज 45 मिनट। ठीक है, इससे आप क्या साबित करना चाहते हो सर? इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? मैं ये साबित करना चाहता हूं बेटा कि टाइम का रेशियो 2:3 हो गया है। टाइम का रेशियो 2:3 हो गया है, और स्पीड का रेशियो 3:2 हो चुका है। स्पीड घटा है, मैं ये साबित करना चाहता हूं। स्पीड कम हुआ है। लास्ट के 2 लैप में रेशियो 3:2 हो गया। तो पहला जो लैप था उसमें जो 5 मिनट बंदे ने ब्रेक लिया ना, उस ब्रेक को पहला लैप के टाइम में ही जोड़ दे। ये मान के चल कि पहला लैप पे उसको 15 मिनट लगा, फिर सेकंड लैप में 15 मिनट लगा, फिर थर्ड लैप में 15 मिनट लगा, ये मान के चलो। तो ऐसे हालात में आप देख पा रहे हैं कि टाइम बढ़ा और स्पीड कम हो गया। नाउ हमें V2 के साथ रिश्ता जोड़ना है। तो एवरेज स्पीड हमारा, आप अगर हमारा V1 जो है उसको आप 3V मान लें, तो हमारा एवरेज स्पीड जो है वो 2V हो गया। तभी तो 3:2 हुआ। आप रोज जा रहे थे अपने स्पीड से V1 से, आज गए हो आप 2V से, एवरेज स्पीड से। ठीक है, तो ये रेशियो 3:2 हो गया है। अब देखना ये होगा कि लास्ट के 2 लैप में देखो रेशियो ऑफ स्पीड क्या है। आप देखेंगे लास्ट के 2 लैप में रेशियो ऑफ स्पीड वही है, 10:15 का रेशियो वही है, यानी कि 2:3 है, तो वो भी 3:2 हो गया। यानी वहां पे भी पता चल रहा है कि वो 3V है और वो 2V है। जो एवरेज स्पीड आ रहा है वही आ रहा है आपका सेकंड वाला स्पीड, जिसको V2 कहा गया है। तो V2 भी 2V आ रहा है और एवरेज स्पीड भी 2V आ रहा है। तो ये चूंकि बिल्कुल सेम टू सेम डेटा मिल गया है, 1:1 रेशियो है, इसलिए ये बात जो है हमें समझ में नहीं आती है। तो आप इस क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। मैं वो मेथड से बता दूं जिस मेथड से बच्चे जनरली इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, वो मेथड सुन लीजिए। ये 99 परसेंटाइल आप मेथड मान सकते हैं। जैट में मेरा एक बार 99.97 आया है। आप इसको मान सकते हैं। जैसे जनरली कोई बच्चा कैसा अप्रोच करे, कोई बच्चा निकालेगा टोटल डिस्टेंस, जैसा इस बच्चे ने किया। टोटल डिस्टेंस वो मानेगा 3D। ठीक है, और टोटल टाइम, टोटल टाइम आपका हो गया 45 मिनट्स नए वाले केस में। ठीक है, तो वो निकालेगा अपना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड उसका हो जाएगा 3D बाई 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स को कन्वर्ट कर दूं मैं, 45 मिनट का मतलब 45/60। 3 चौके 3 कट गया, 4D। टोटल डिस्टेंस 3D है, एवरेज स्पीड जो आया है वो 4D किलोमीटर पर आवर आया, kmph। बस आप इसको याद रखिए। टोटल डिस्टेंस 3D, एवरेज स्पीड 4D। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूरी कहानी में देखिए कितना वक्त लगा। पूरी कहानी में 45 मिनट्स लगा है। डिस्टेंस 3D है, टाइम 45 मिनट्स है। आप डिवाइड करेंगे, आपको जो ओवरऑल टाइम मिलेगा वो 4D हो जाएगा। ये दो डेटा आप अपने दिमाग में रखिए यहां पर, टोटल डिस्टेंस 3D और एवरेज स्पीड 4D। नाउ ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर डिस्टेंस 3D है मेरा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस D हो गया, ये डिस्टेंस D हो गया, ये डिस्टेंस D हो गया। ये दूरी चला है वो 10 मिनट में, 5 मिनट का फिर ब्रेक है यहां पे। बच्चों कुछ दिक्कत हो रही है क्या? 5 मिनट का ब्रेक है यहाँ पे। ये दूरी चला है 10 मिनट में, ये दूरी चला है 10 मिनट में। तो यहां से आपको मिल जाएगा V2। V2 जो होगा वो D/10 मिनट है।
डिस्टेंस बाई 10 मिनट है, विच इज कमिंग एज 10 मिनट का मतलब 10 मिनट बाई 60, यानी कि 6d। v2 60 आ रहा है, v2 60 नहीं आना चाहिए, v1 60 आना चाहिए। ये 10 मिनट में चला है कि 15 मिनट चला है, सॉरी वही मैं बोला, ये 15 मिनट में चला है। यहाँ पे जब 15 मिनट यहाँ रखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 4d आ जाएगा, आपका v2 जो है वो 4d आ जाएगा, और एवरेज स्पीड पहले से ही 4d आ रखा है, तो आपका आंसर 1:1 होगा। बच्चों आप मुझे कमेंट में लिख के बताना किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मेरे पास हर तरह का मेथड है, जब बहुत ज्यादा मेथड हो जाता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, मेरे पास हर तरह का मेथड है, ठीक है। मैं अगर एग्जाम में बैठा हूं, मैं कैसे सॉल्व करूंगा 99 परसेंटाइल के लिए, तो आई टेक दैट, जो मैंने लिया 30 मिनट का 3 ग्रुप में करूंगा, और 15 मिनट ही मान के चलूंगा मैं, जो 5 मिनट रेस्ट किया है वो फर्स्ट लैप में डाल दूंगा, ठीक है। तो उस तरह मैं सॉल्व करूंगा, आप मुझे बताना। ठीक है बच्चों, इसको ट्राई करो। Two different quadratic equations have a common root. Let the three unique roots of the two equations be a, b and c. Three unique roots. अच्छा अच्छा, समझ में आया मुझे, क्योंकि दो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है। इसके दो रूट्स होंगे, मान ले अल्फा बीटा, इसके दो रूट होंगे अल्फा गामा, ऐसे। अच्छा ओके, सो यूनिक रूट अगर हम देखें तो हमारे पास 4 रूट नहीं है बल्कि 3 रूट है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा, ये 3 रूट है। इसी 3 रूट में से दो दो रूट लेकर के एडजस्ट करना होगा दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, करेक्ट। दिस इज द सिनेरियो, आई अंडरस्टूड दैट। नाउ व्हाट बोल रहा है, सब पॉजिटिव इंटीजर है और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 41। अच्छा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया 41, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन इज 35। नाउ दिस इज द कैच, नाउ दिस इज द कैच, यानी हम ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट 35 है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे हो सकता है ये 1 इंटू 35 हो सकता है, और 5 इंटू 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है ये, और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन के दो रूट है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू, गामा का बात नहीं कर रहा है वो, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 35 है, पॉजिटिव इंटीजर है बोल करके ये दोनों केस बनेंगे क्या, और केस भी बनेगा? और कोई केस बन सकता है क्या अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट 35 हो? तो मान लेते हैं इन दो केस को ही मान लेते हैं। तो केस 1 में एक 1 है एक 35 है, तो अगला क्या बनेगा, चूंकि तीनों का सम 41 है तो 35 और एक 36, अगला 5 बनेगा, और ये केस 1 है। सेकेंड वाले केस को हम लेते हैं तो इसमें एक 5 और एक 7 है, 5 7 12, तो 12 और 41 है, माइनस करो तो 30 में से एक कम 29 बनेगा। ये सिचुएशन है। और कोई कहानी लिखी होगी शायद, और कोई कहानी लिखी है, और कोई कहानी नहीं, अच्छा कहानी नहीं है। द कॉमन रूट इज 29। अच्छा, स्मॉलेस्ट रूट इज 1, वन ऑफ द रूट इज 5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द अदर इक्वेशन इज 5। पॉसिबल है, पॉसिबल, सब पॉसिबल है। ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल बट नन आर डेफिनेटली करेक्ट। सारी बातें पॉसिबल है। कॉमन रूट 29 नहीं हो सकता, कॉमन रूट 29 नहीं हो सकता ना, हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं सकता? जब केस 2 में लेंगे तो ऐसे बनेगा 529 और 729, ऐसे बनेगा, हो सकता है, पॉसिबल है। स्मॉलेस्ट इज 1, पॉसिबल है। अगर केस 1 ले लें तो 1 और 5 और 5 और 35, ये पॉसिबल है, सब पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा?
सर 29 लेने से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 35 नहीं आ रहा है। आएगा बेटा, कैसे आएगा? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन 35 आएगा ना, जैसे तू 5 ले ले और 7 ले ले, ठीक, और 7 ले ले और 29 ले ले, दो इक्वेशन अलग अलग, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आराम से क्वेश्चन को पढ़। टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। समझ में आई ये बात? तो इक्वेशन 1 का 5 और 7, इक्वेशन 2 का 7 और 29। तो ऐसे हाथ में देखो कि तीनों का जो यूनिक है 5, 7, 29, उनका सम 41 भी आ जाएगा, और एक इक्वेशन का रूट्स का प्रोडक्ट 35 भी आ जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक है? जी सर। हाँ, तो वो नहीं कह रहा है कि दोनों इक्वेशन का, नहीं, किसी एक इक्वेशन का दो रूट्स। तो तुम दिमाग में रखो कि एक रूट है अल्फा बीटा एक इक्वेशन का, दूसरा क्या है अल्फा गामा, इसका प्रोडक्ट 35 आएगा, ठीक है, और इसका नहीं आएगा 35, चलेगा, लेकिन तीनों का सम यानी अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का सम 41 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये वाला हर हालत में कंफर्म है। वन ऑफ द रूट्स इज 5 मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। देखता हूं मैं आंसर क्या है इसका। यस, द करेक्ट आंसर इज चॉइस सी, वन ऑफ द रूट इज 5, दैट्स व्हाट। तो ये बात आपको समझनी है कि भैया एक रूट तो जो है वो हमारा 5 रहेगा हर हालत में, वरना पता है क्या आंसर होता है? बहुत ही खूबसूरती से ऑप्शन बनाया गया है, वरना हमारा आंसर होता ये वाला, ठीक है? तो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन बनाए गए, बहुत दिनों के बाद मैंने अच्छे ऑप्शंस देखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे मैं कमेंट्स का वेट करूंगा, तब जाकर के हम लोग आगे का सेशन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एंटीक स्टोर है, कलेक्शन ऑफ 8 क्लॉक्स है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट द डिस्प्लेड times on 7 of the 8 clocks were as follows. 1:55, 3:02, 11:02, 24:02, 45:02, and so on. If the displayed times of all 8 clocks form a mathematical series, okay, series a question here. What was the display time on the remaining clock? Remaining clock कितना clock हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 हो गया, ठीक है। तो एक काम करें, थोड़ा इनका डिफरेंस वगैरह कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? इन दोनों का गैप कितना है बता सकते हो? इन दोनों गैप तो दिख रहा है 8 मिनट का है, इन दोनों गैप दिख रहा है 13 मिनट का है, इन दोनों गैप दिख रहा है मुझे 21 मिनट का है, इन दोनों गैप 15 मिनट इधर और उधर 19 मिनट्स, तो 15 और 19 यानी 15 20 जोड़ो पहले, 35 में से एक कम करो, 34। ये तो साफ दिखाई दे रही है, ये वो सीरीज है, क्या बोलते हैं उसको, फिबोनाची सीरीज। वो इन दोनों का सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म रहेगा। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, लेकिन उस केस में तभी ना ये 5 और 8 होता। अगर 1:55 और यहाँ पे बीच में 2 बजे का क्लॉक, 2 बजे, और फिर यहाँ 2:03, नहीं, इन दोनों गैप कितना का है? 55 से लेके 3 का गैप कितने का? 8 का है। ये 8 नहीं होना चाहिए ना, ये 3 और 5 होना चाहिए था। 1:58 अगर तो बने, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, समझा दूंगा मैं। पहला घड़ी में 1:55 हो, अगले घड़ी में 1:58 हो, हाँ तभी मैं बोलूं, अगले घड़ी में 2:03 हो। अब आप डिफरेंस निकालो, आपको मजा आ जाएगा। अगले घड़ी में 2:11, अगले घड़ी में 2:24, इतना ही में समझ में आ जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये गैप देखोगे 3 मिनट का है,
ये गैप देखोगे 5 मिनट का है, ये गैप देखोगे 8 मिनट का है, ये गैप देखोगे 13 मिनट का है। अब आप कहानी को समझो आराम से। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं आपके अपने मर्जी के होते हैं, ये दोनों 3 और 5 वाला, ठीक है। लेकिन ये जो 8 है ना, ये इन दोनों का सम होगा 3 और 5 का, और ये 13 जो है ये इन दोनों का सम होगा 5 और 8 का, और अगला जो नंबर आने वाला है वो इन दोनों का सम होगा 8 और 13 का। यानी ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स। ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स। तो इसमें जो है ये 8 और 13 का सम जो है 21 होगा, जो कि यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप नेट पे देख भी सकते हैं इस चीज को। ये है नाम इस सीक्वेंस का, ठीक है। जनरली बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे जानते हैं, जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं या जो थोड़ा बहुत पजल सॉल्व करते हैं उनको आइडिया रहता है। ईच टर्म इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स, ठीक है। तो मैं आज का सेशन यहीं खत्म कर रहा हूँ बच्चों, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ढेर सारे बच्चों से शेयर करें। यहाँ पे आंसर आपका 1:58 PM आ जाएगा। शेयर करने के कितना रेलिवेंट है, ठीक है। रेलिवेंट इन द सेंस कि आपको ये बताना है कि ये वीडियो जो है वो आपको सवाल समझ में आता है कि नहीं, और इस तरह की वीडियोस की जरूरत हमें है कि नहीं, इस चीज को आपको समझना है। अगर ऐसी वीडियोस आपको फायदा पहुंचा रही है तो डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे सेशंस, ठीक है। थैंक यू।